अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं जनाब। आज की क्लास में जो हमने पढ़ना है वो पढ़ना है फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा स्टैटिक मेंबर फंक्शन इन सी प्लस प्लस। सेकंड जो टॉपिक है जनाब वो है हमारा फ्रेंड फंक्शन इन सी प्लस प्लस। और थर्ड वन टॉपिक है जनाब हमारा रिटर्निंग ऑब्जेक्ट इन सी प्लस प्लस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैटिक मेंबर फंक्शन की। स्टैटिक मेंबर फंक्शन क्या होता है? जैसे लास्ट हम लोगों ने पढ़ा था स्टैटिक डेटा वेरिएबल्स पढ़ा था ना, स्टैटिक डेटा मेंबर्स यानी स्टैटिक डेटा मेंबर से मतलब होता है स्टैटिक वेरिएबल्स। तो वो क्या करता था कि नॉर्मल जैसे हमारे वेरिएबल्स होते थे, नॉर्मल वेरिएबल क्या करता था कि जितने भी हम ऑब्जेक्ट जब उसको कॉल करते थे, नॉर्मल वेरिएबल को जब हम ऑब्जेक्ट में कॉल करते थे, तो नॉर्मल वेरिएबल में जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते थे नॉर्मल की अलग अलग वैल्यूज की कॉपी अलग अलग ऑब्जेक्ट पे पेस्ट हो जाती है ना, अलग अलग वैल्यू की कॉपी पेस्ट हो जाती थी। लेकिन स्टैटिक वेरिएबल या स्टैटिक डेटा मेंबर में क्या होता था कि उसकी जो क्लास होती थी वो बेसिकली एक क्लास का तो मेंबर होता था, लेकिन वो क्लास से बाहर एक अलग लोकेशन के ऊपर स्टोर होता था और उसकी एक ही कॉपी होती थी। जैसे एक नॉर्मल वेरिएबल की अगर तीन ऑब्जेक्ट थे, तीन कॉपियां बनती थी और तीनों की जो वैल्यू होती है अलग अलग होती थी, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर पेस्ट होती थी। लेकिन स्टैटिक डेटा वेरिएबल के जो वैल्यू होती थी, अगर उसके तीन ऑब्जेक्ट है तो उसके एक ही वेरिएबल के लिए एक ही लोकेशन होती है, उसकी एक ही कॉपी तीनों ऑब्जेक्ट्स के ऊपर स्पेसिफिक पेस्ट होती थी। यानी एक ही जो वैल्यू होती थी जो हम स्टैटिक वेरिएबल में डिफाइन करते थे, वही जो वैल्यू होती थी वो तीनों ऑब्जेक्ट के ऊपर सेम शेयर हो जाती थी। अब हम बात करेंगे स्टैटिक मेंबर फंक्शन की। तो स्टैटिक मेंबर फंक्शन बेसिकली क्या होता है? स्टैटिक मेंबर फंक्शन को हम डिक्लेयर किस तरह करते हैं मैं थोड़ा सा बता दूं कि जस्ट लाइक द स्टैटिक मेंबर वेरिएबल वी हैव द स्टैटिक नंबर फंक्शन, यानी कि स्टैटिक मेंबर फंक्शन को दैट आर यूज फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। स्पेसिफिक पर्पस के लिए हम लोग यूज करते हैं टू क्रिएट a static member function we need to use the static keyword। लेकिन देखिए जब भी हम स्टैटिक फंक्शन को यूज करते हैं ना, जिस तरह हमने स्टैटिक वेरिएबल बनाया था तो स्टैटिक वेरिएबल के लिए हमने स्टैटिक कीवर्ड्स को यूज किया। इस तरह जब स्टैटिक फंक्शंस बनाएंगे तो उसमें भी हम स्टैटिक कीवर्ड्स को यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर जो लिखा हुआ है स्टैटिक कीवर्ड, इसको यूज करेंगे। ठीक है, आगे है स्टैटिक सिंस स्टैटिक मेंबर वेरिएबल्स आर क्लास प्रॉपर्टीज एंड नॉट ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो इसका मैं अभी डिफाइन करता हूँ इसके एक्सेस किस तरह से करते हैं, तमाम चीजें भी मैं आपको टू एक्सेस देम वी नीड टू यूज द क्लास नेम, ठीक है, स्टेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट नेम। ठीक है, हम इसके अंदर जो कॉल करते हैं, जो स्टैटिक फंक्शंस को हम बनाते हैं, लेकिन जब हम इसको मेन फंक्शन अंदर के अंदर कॉल करते हैं तो उसको हम ऑब्जेक्ट के नाम से कॉल नहीं करते बल्कि हम क्लास के नाम से ना, क्लास विद स्कोप रेजोल्यूशन फिर उसका जो स्टैटिक फंक्शन होता है उसके से हम उसको कॉल कर सकते हैं। किस तरह से कॉल कर सकते हैं हम, थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स है। प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैटिक मेंबर फंक्शन, स्टैटिक फंक्शन कैन ओनली एक्सेस द स्टैटिक वेरिएबल। देखिए स्टैटिक मेंबर फंक्शन को सिर्फ और सिर्फ हम जो स्टैटिक के जो मेंबर्स होंगे, चाहे उसके वेरिएबल हो उसके फंक्शन हो, हम सिर्फ उसी में ही कॉल कर सकते हैं। जो स्टैटिक के मेंबर हो सिर्फ उसी के वेरिएबल को या उसके फंक्शन को हम कॉल कर सकते हैं, उसी को हम एक्सेस कर सकते हैं। हम नॉर्मल वेरिएबल को स्टैटिक फंक्शन में हम कॉल नहीं कर सकते। ठीक है, स्टैटिक फंक्शन कैन ओनली एक्सेस द स्टैटिक वेरिएबल और फंक्शन प्रेजेंट इन द सेम क्लासेस, चाहे वो सेम क्लासेस में हो। ठीक है, अच्छा, वी कैन एक्सेस अ स्टैटिक मेंबर फंक्शन विद अ क्लास नेम बाय यूजिंग द फॉर सिंटैक्स। तो सिंटैक्स कैसे होता है? जैसे नॉर्मल होता है ना, हम क्लास नेम लिखते हैं, फिर फंक्शन नेम लिखते हैं और उसका जो भी पैरामीटर होता है, फिर हमारा क्लास आ जाता है। और जब हमें स्टैटिक कीवर्ड्स हमें लिखना होता है तो स्टैटिक कीवर्ड्स को, स्टैटिक फंक्शन को हम पहले सबसे पहले स्टैटिक का कीवर्ड यूज करते हैं, फिर उसके बाद हमारा रिटर्न ऑब्जेक्ट, फिर उसका फंक्शन का नेम, ठीक हो, और उसके बाद हमारा पैरामीटर। ठीक है, ये तो हम इस तरह से नॉर्मल स्टैटिक फंक्शन को डिफाइन करते हैं। ठीक है, मैं फिर बता दूं स्टैटिक फंक्शन, स्टैटिक मेंबर फंक्शन के अंदर सिर्फ स्टैटिक मेंबर फंक्शन के वेरिएबल्स को और उसके सेम फंक्शन को ही हम एक्सेस कर सकते हैं, किसी हम नॉर्मल वेरिएबल को स्टैटिक मेंबर फंक्शन में हम एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, जब उसको हम बाहर से एक्सेस कर सकते हैं, यानी जब हम मेन
में जब स्टैटिक फंक्शन को कॉल करते हैं तो उसको नॉर्मल ऑब्जेक्ट के साथ कॉल नहीं करते, बल्कि हम उसके क्लास के साथ कॉल कर सकते हैं। जो भी हमारा क्लास का नेम है, सपोज हमारे क्लास का नाम टेस्ट है, तो हमने टेस्ट लिखा, उसके बाद स्कोप रेजोल्यूशन, फिर जो भी हमारे क्लास का नाम था, डिस्प क्लास का नाम है, तो फिर नॉर्मल डिस्प। तो ठीक है, स्टैटिक मेंबर फंक्शन को हम क्लास के ऑब्जेक्ट्स के साथ कॉल नहीं कर सकते। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने आपको स्टैटिक मेमोरी यानी स्टैटिक वेरिएबल को बहुत ज्यादा डिटेल में समझाया कि क्यों यूज करते हैं, और मैंने अभी आपको शुरू में क्लास में बता दिया। ठीक है, इसकी मैं आप एक को एक एग्जांपल के तौर पे मैंने एक एग्जांपल इसकी बहुत सिंपल दो एग्जांपल्स की सेट की है, वो आपको मैं दिखा देता हूँ, शेयर करता हूँ। ठीक है, उस पर फिर अलग बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करूंगा प्रैक्टिकल नंबर 12 है ये हमारा। ठीक है, इसमें सबसे पहले स्टैटिक मेंबर फंक्शन इन सी प्लस प्लस, जो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है स्टैटिक मेंबर फंक्शन। इसके अंदर बेसिकली हमने क्या किया है, इसके अंदर नॉर्मली हमने वही किया हुआ है कि वही हमने सारे काम का हमने एक क्लास टेस्ट बनाया हुआ है। ठीक है, इसके अंदर हमने दो वेरिएबल्स यूज किए हुए ना, एक वेरिएबल हमने नॉर्मल इंटीजर का यूज किया हुआ है, और दूसरा हमने जो वेरिएबल यूज किया हुआ है, हमने स्टैटिक वेरिएबल यूज किया हुआ। ठीक है, फिर हमने इसके अंदर फंक्शन बनाया है। फर्स्ट फंक्शन के अंदर हमने क्या किया हुआ है, तीन फंक्शंस हमने बनाए हैं। फर्स्ट फंक्शन के हमने वाइड सेट नंबर, यानी कि हमने फर्स्ट फंक्शन के अंदर नंबर सेट करवाने हैं। दूसरे के अंदर जो नंबर हमने सेट करवाए उसको हमने डिस्प्ले करना है, नहीं वाइड डिस्प्ले नंबर का फंक्शन बनाया। और तीसरा हमने एक स्टैटिक फंक्शन बनाया हुआ है, स्टैटिक वाइड डिस्प्ले काउंट, यानी ये क्या करेगा, जो भी इसका काउंटर होगा वो उसको काउंट करके प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो ये उसको डिस्प्ले करवाने के लिए हमने तीन फंक्शन, तो हमने यहाँ पर इस क्लास को क्लोज कर दिया। इस क्लास के अंदर हमने तीन फंक्शन बनाए हुए और दो वेरिएबल्स बनाए, एक नॉर्मल वेरिएबल बनाया हुआ और एक स्टैटिक वेरिएबल बनाया हुआ, और दो फंक्शन बनाया है जिसके अंदर पहले नंबर को हम सेट करवाएंगे, उस नंबर को जो भी हमने नंबर सेट करवाया उसको हम डिस्प्ले करवाएंगे। ठीक है, और फिर जो हमारा स्टैटिक वाइड जो फंक्शन है, एक स्टैटिक फंक्शन बनाया हुआ उसको, जो हमने नॉर्मल स्टैटिक वेरिएबल बनाया हुआ उसको हम उसको काउंटर को पेस्ट कर डिस्प्ले करवाएंगे। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले सेट नंबर का फंक्शन को हम क्लास के बाहर हमने डिफाइन किया, हमने क्लास से बाहर आके उसको डिफाइन किया वाइड, यानी इसका रिटर्न टाइप टेस्ट, यानी कि हमारा जो टेस्ट का क्लास का नाम था, स्केप रेजोल्यूशन सेट और वाइड, और यहीं के ऊपर जो हमने नॉर्मल वेरिएबल था, नॉर्मल वेरिएबल थे, और प्लस प्लस हमने जो स्टैटिक वेरिएबल जो हमने बनाया था उसको हमने काउंटर करके नंबर के अंदर हमने कर दिया। तो जो भी हम नंबर में वैल्यूज देंगे वो क्या करेगा, वन वन की इंक्रीमेंट करके वो उसको पेस्ट करवाएगा। तो सेट नंबर के अंदर जो हमने नंबर को सेट करवा दिया, तो जो भी नंबर हम उसके अंदर इंटर करेंगे, जैसे नॉर्मल जो नंबर होता है वो जीरो से होता है, जैसे ही यहाँ पर वो जीरो नंबर आएगा, जितनी दफा हम इस फंक्शन को यूज करेंगे वो वन बाई वन उस नंबर को क्या करेगा, प्लस करके वो हमारा पेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हमने नंबर सेट करवा दिया, हमने उसको यहाँ पे काउंटर का नंबर जो हमने स्टैटिक वेरिएबल में लिया हुआ था, यहाँ पर उसको हमने काउंटर करके उसका नंबर में सेट करवा दिया। उसके बाद जो भी नंबर था हमने डिस्प्ले नंबर हमने उसको पेस्ट करवा दिया, वाइट टेस्ट डिस्प्ले नंबर नॉर्मल। ठीक है, सेकंड फंक्शन में हमने सी आउट मैंने ऑब्जेक्ट नंबर, जो भी नंबर में जितनी दफा हम फंक्शन सेट फंक्शन को कॉल करेंगे ऑब्जेक्ट से, वो जब जब उसको पेस्ट करेगा वो एक एक नंबर को इंक्रीमेंट करके यहाँ पे पेस्ट कर देगा। ठीक है, और थर्ड जब हमने नॉर्मल स्टैटिक मेंबर को कॉल किया, यानी कि काउंटर को, जो जैसे जैसे उसका काउंटर जैसे उसको हम पेस्ट करते जाएंगे नॉर्मल वेरिएबल को। ठीक है, जैसे जैसे वो पेस्ट कर एक दफा कॉल करेंगे तो वो एक दफा उसके काउंटर को पेस्ट करेगा, अगर दो दफा देगा तो वो टू को पेस्ट करेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है स्टैटिक वेरिएबल के अंदर एक ही मेमोरी स्पेसिफिक मेमोरी लोकेट करता है ना, और वो जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो सबके साथ शेयर कर रहा होता है। ठीक है, तो फिर हमने थर्ड स्टैटिक मेंबर को यहाँ पे काउंट किया, वाइड टेस्ट स्कोप रेजोल्यूशन डिस्प। ठीक है, अब हमने उसको काउंटर को पेस्ट कर लिया, कॉसी आउट काउंटर, और काउंटर को हमने यहाँ पे पेस्ट करवा दिया। ठीक है, अब जैसे कि नॉर्मल आपको पता है कि इससे पहले स्टैटिक डेटा मेंबर्स फंक्शन में जब हम स्टैटिक वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं तो उसको हम जाहिर सी बात है फंक्शन के बाद डिफाइन करते हैं। तो डिफाइन करने के लिए हम नॉर्मल डेटा टाइप्स होता है, डेटा टाइप लिखते हैं, उसके बाद टेस्ट, यानी कि जो भी क्लास का नाम टेस्ट स्कोप रेजोल्यूशन, और उसका जो भी फंक्शन होता है, तो फंक्शन क्या था हमारे पास, नॉर्मल वेरिएबल को जो था वो फंक्शन था जनाब, एक मिनट, फंक्शन था हमारा पास काउंट, तो हमने काउंट पे यहाँ पे दे दिया। ठीक है, अभी काउंट की वैल्यू जीरो है, तो जैसे जैसे ये काउंटर चलेगी तो जीरो से यहाँ से प्लस प्लस करके, यानी जीरो के बाद पहले वन को प्रिंट करेगा। फर्स्ट टाइम अगर मैंने सेट वैल्यू को काउंट करवाया तो वो वन को काउंट करेगी, सेकंड टाइम करूंगा तो वो टू, और थर्ड टाइम करूंगा तो थर्ड। ठीक है, यहाँ से फिर मैंने बाहर आ गया, वेरिएबल को हमने स्टैटिक वेरिएबल का नंबर को सिंपल हमने यहाँ पर डिस्प्ले पेस्ट करवा दिया, और करने के बाद हम डायरेक्ट मेन में आने के बाद हमने टेस्ट के नाम से दो ऑब्जेक्ट्स लिए हुए, T1 और T2। दो ऑब्जेक्ट लिए, T1 में हमने सेट नंबर को कॉल करवा लिया, T2 में भी हमने सेट नंबर को कॉल करवाया।
कॉल करवाने के बाद अब यहाँ पे जैसी सेट में हमने सेट नंबर को कॉल करें तो ये क्या होगा, तो स्टैटिक वेरिएबल बाय डिफॉल्ट नंबर क्या होती है, 0। तो लेकिन यहाँ पर हमने क्या लगाया हुआ है, काउंटर। मैं दोबारा बता दूं, यहाँ पे काउंटर। तो ये फर्स्ट टाइम जब इसको पेस्ट करेगा मेन के अंदर, तो ये फर्स्ट टाइम इसको क्या पेस्ट करेगा, ये फर्स्ट टाइम इसको 1 पेस्ट करेगा, ठीक है। तो सेकंड टाइम जैसे ही ये पेस्ट किया, ठीक है, तो सेकंड टाइम इसने 2 नहीं, 1 के 0 के साथ साथ 1 को इंक्रीमेंट किया तो 1 हो गया। जब सेकंड टाइम ने कॉल किया तो ये 2 हो गया, ठीक है। और जस्ट, ठीक है, सॉरी, यहाँ से ये तो ऑब्जेक्ट्स है ना, यहाँ पे मैंने गलत हो गया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे 1 इसने पेस्ट किया और सेकंड टाइम मैंने जो पेस्ट किया तो यहाँ पे इसने 2 को पेस्ट किया, ठीक है। फिर जैसे ही मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने टेस्ट के अंदर जो मैंने इसका काउंटर, जो स्टैटिक वेरिएबल का जो मैंने काउंटर प्रेस करवाया हुआ था, यहाँ पे मैंने उसको कॉल कर लिया। जब मैंने उसको कॉल किया, जैसे मैंने बताया था, उसको जब मैं कॉल करूंगा तो क्लास का नाम, उसके प्रेजेंटेशन और उसके फंक्शन जो भी मैंने बताया था डिस्काउंट, मैंने इसको फंक्शन को कर लिया। तो यहाँ पर उसका काउंटर कितने हो जाएगा, 2, ठीक है। तो यहाँ पे कितने काउंटर पेस्ट करेगा, ये 2 यहाँ पे पेस्ट करेगा, यानी फर्स्ट जो इसका पेस्ट करेगा, यहाँ पे फर्स्ट आएगा 2, और यहाँ पे जो ये पेस्ट कर रहा है 1 और 2, और ये जो हमने 1 और 2 सेट करवाया हुआ वो हम डिस्प्ले में ऑलरेडी प्रिंट करवा चुके, तो वो अभी यहाँ नहीं प्रिंट किया। तो फर्स्ट रिजल्ट जो आएगा इसका आउटपुट में पहले आएगा 2, उसके बाद फिर हमने क्या किया, हमने कहा तीसरा भी हमने काउंट करवाना है, तो हमने यहाँ पे कितने ऑब्जेक्ट लिए थे टेस्ट में, 2। तो मैंने एक और ऑब्जेक्ट ले लिया टेस्ट में, टेस्ट T3, और उसके दोबारा भी हमने सेट में कॉल के लिया टेस्ट 3। तो अब यहाँ पे इसके नंबर क्या आ गए, यहाँ पे 3 नंबर आ गए, और 3 नंबर के बाद जैसे ही मैंने दोबारा इसको काउंट करवा लिया यहाँ पे टेस्ट डॉट डिस्काउंट को, तो अब ये 2, यहाँ पे अभी 2 दफा हमने यूज किया था, तो ये इसने कितना 2 को काउंट किया ना। अब जैसे ही मैंने थर्ड को काउंट करके उसको पेस्ट कराया था, अब यहाँ पर वैल्यू होगी 3। तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम क्या प्रिंट करेगा, यहाँ पे 2, ठीक है। जब मैंने एक और ऑब्जेक्ट डिफाइन किया तो अब इसकी वैल्यू हो जाएगी काउंट की 3, तो ये 3 को भी उसके साथ शेयर कर लेगा, तो इसका फर्स्ट रिजल्ट जो आएगा वो 2 आएगा, 3। और जब मैं इसको डिस्प्ले नंबर को, जब मैं इसके जाहिर सी बात, जब मैंने डिस्प्ले नंबर को यहाँ पे जब सेट करवाया हुआ तो ऊपर, जब मैंने उसको डिस्प्ले करवाया उसके ऑब्जेक्ट नंबर को, जब मैंने उस ऑब्जेक्ट नंबर के फंक्शन को कॉल किया डिस्प्ले नंबर को, तो यहाँ पे तीनों ऑब्जेक्ट के साथ जब मैंने कंटिन्यू कॉल किया उसको T.display1, तो यहाँ पर क्या इसने कर दिया, यहाँ पर इसने इस तरह से प्रेस कर दिया कि ऑब्जेक्ट नंबर जो मैंने ऊपर डिफाइन किया हुआ था उसने ऑब्जेक्ट नंबर 1 पेस्ट कर दिया, ठीक है। सेकंड वाले में जनाब उसने क्या किया, सेकंड वाले में उसने 2 को पेस्ट कर देगा, और थर्ड वाले में क्या करेगा, थर्ड वाले में वो थर्ड को प्रिंट कर देगा, ठीक है। यानी कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट पहला आएगा 2, 3। 2 किस लिए आएगा कि फर्स्ट टाइम मैंने फर्स्ट सेकंड किया था तो उसने काउंटर लगा हुआ था, फिर मैंने काउंटर को डिस्प्ले काउंट को मैंने प्रिंट किया तो उसने 2 को प्रिंट कर लिया। थर्ड टाइम फिर मैंने एक ऑब्जेक्ट लगाया, ऑब्जेक्ट को लगाने के बाद फिर मैंने उसको थर्ड टाइम प्रिंट किया तो उसने थर्ड को, यानी पहले 2 प्रिंट कर दिया, फिर थर्ड प्रिंट कर दिया, और जैसे जैसे यहाँ पे इंक्रीमेंट करते गए, यहाँ पे 1, 2 और यहाँ पे 3, तो फिर मैंने उसको डिस्प्ले में जैसे डिस्प्ले नंबर था उसको काउंट किया। तो इसका आंसर क्या आएगा प्रोग्राम का, 2, 3, ठीक है। ये 2, 3 क्या है, ये काउंटर नंबर है, उसको मैंने प्रिंट कर स्टैटिक फंक्शन में मैंने कॉल किया था, ये उसके काउंटर को प्रिंट करवा दिया, ठीक है। और इसका जो नॉर्मल उसके जो वेरिएबल मैंने सेट करवाया था वो उसको इंक्रीमेंट करके पेस्ट करवा दिया 1, 2, 3, ठीक है। इस प्रोग्राम को चेक करते हैं, इसका लेके चलते हैं हम डेस्कटॉप पर, वहां पे आपको समझाता हूँ। फिर इसका एक और नॉर्मल फंक्शन भी मैंने बनाया, प्रोग्राम भी बनाया, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है। मैं टिप्स के अंदर लेकर चलता हूँ इस प्रोग्राम को, ठीक है। इसके अंदर ले जाकर मैं पेस्ट कर देता हूँ, चेक कर लेता हूँ, ठीक है। फाइल पे जाकर सेव करवा दिया मैंने, ठीक है। सेव करवाने के बाद इसको कंपाइल करवा दिया, ठीक है, ठीक है। नॉर्मल मैंने जैसे ही पेस्ट करवा दिया, यहाँ पे देखें जैसे मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। फर्स्ट टाइम जब मैंने यहाँ पे देखें, फर्स्ट टाइम मैंने क्या किया होता है, यही फंक्शन था ना, यानी फर्स्ट टाइम मैंने इसको कॉल करवाया हुआ था, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम में इसने क्या किया, फर्स्ट टाइम पे इसने मैंने फर्स्ट टाइम 2 सेट नंबर को कॉल करवाया था, और फर्स्ट डिस्काउंट यानी सेटिंग फंक्शन को कॉल हुआ था, इसने काउंटर 2 को सेट किया। फिर मैंने थर्ड में एक और वेरी ऑब्जेक्ट ऐड किया, उस ऑब्जेक्ट को जब मैंने सेट नंबर को कॉल कराया तो उसने थर्ड काउंटर को पेस्ट कर दिया, यानी कि थर्ड टाइम, सेकंड टाइम मैंने जब स्टैटिक फंक्शन को कॉल किया तो उसने थर्ड उसके काउंटर को सेट करवा दिया। फिर उसने जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को ऐड करते, यानी फर्स्ट टाइम 1 को 0 में 1 को ऐड किया काउंटर में, ठीक है। डिस्प्ले नंबर 1 में जो ऑब्जेक्ट मैंने उसने 1 में प्रिंट करा था, सेकंड वाले में उसने सेकंड को करवा दिया, थर्ड वाले में थर्ड को। तो ये फर्स्ट एग्जांपल थी ना, उम्मीद करता हूँ आपको फर्स्ट स्टैटिक
मेंबर फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मैं दोबारा बता दूं, स्टैटिक मेंबर फंक्शन के अंदर सिर्फ स्टैटिक मेंबर फंक्शन के ही वेरिएबल या फंक्शन को हम कॉल एक्सेस करवा सकते हैं, हम नॉर्मल वेरिएबल को कॉल नहीं करवा सकते। इसका एक और दूसरा मैंने एग्जांपल सेट करवाया, एग्जांपल बी में आपको दिखाता हूँ। ये एन एग्जांपल बी भी सेट करवाया हुआ है, यानी फर्स्ट एग्जांपल बी में। इसके अंदर मैंने क्या किया हुआ है, इसके अंदर नॉर्मल मैंने एक प्राइवेट फंक्शन में प्राइवेट यहाँ पे मैंने डिफाइन किया हुआ है। मैं ना भी लिखूं तो नॉर्मल बाय डिफॉल्ट ये प्राइवेट होता है। क्लास डेमो के नाम से मैंने एक क्लास बनाई, उसके अंदर मैंने प्राइवेट के अंदर दो फंक्शन, दोनों स्टैटिक फंक्शन मैंने यूज किया हुआ है, स्टैटिक डेटा मेंबर इवेंट, यानी इंट एक्स और इंट वाई। ठीक है, पब्लिक के अंदर मैंने क्या किया हुआ है, एक स्टैटिक फंक्शन बनाया हुआ है वाइट प्रिंट। तो इसके अंदर मैंने बहुत ही नॉर्मल, यानी दोनों जो यहाँ वहां पर इससे पहले वाले प्रोग्राम के अंदर मैंने किया था, एक नॉर्मल वेरिएबल लिया था, नॉर्मल वेरिएबल के अंदर स्टैटिक का जो काउंटर था उसको मैंने एफ प्लस करवा दिया, काउंटर बना के उसको नंबर को सेट करवाता और उसको डिस्प्ले करता। उसके जब 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 मैंने उस फंक्शन को मैं कॉल करूँ, जितनी दफा मैं कॉल करूंगा उतनी दफा उस काउंटर को ऐड करके वो प्रिंट करता जाएगा, और उसका जो भी काउंट होगा वो काउंटर में, ठीक है, स्टैटिक मेंबर फंक्शन में उसको पेस्ट करता हुआ जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर मैंने दोनों फंक्शन जो है वो स्टैटिक लिया हुआ है। ठीक है, प्राइवेट में स्टैटिक एक्स, स्टैटिक वाइट, और यहाँ पर भी मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ है पब्लिक के अंदर स्टैटिक व्हाइट प्रिंट का फंक्शन। तो मैं नॉर्मल इसको प्रिंट करवाया हुआ है सी आउट में, वैल्यू ऑफ एक्स। तो ये वैल्यू एक्स में जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू ऑफ एक्स पे प्रिंट कर दो, और वैल्यू ऑफ वाई में जो भी सेकंड वाला स्टैटिक फंक्शन है वो पेस्ट करवा दे। ठीक है, अब मैंने ये क्लास से बाहर आ गया मैं। ठीक है, क्लास से बाहर आने के बाद दोनों को मैंने इनिशियलाइज कर दिया। इनिशियलाइज करने का आपको तरीका पता सकता है, नॉर्मल इंट डेमो क्लास का नेम स्क्रिप्ट रेजोल्यूशन, एक्स के अंदर मैंने 10 वैल्यू सेट करवा दी और वाई के अंदर मैंने 20 सेट करवा दिए। ठीक है, ठीक है, मेन के अंदर मैंने कहा डेमो के लिए, डेमो का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ एक्सेस सेम विद ऑब्जेक्ट। इसके अंदर मैंने सिंपल क्या किया हुआ है सी आउट में, प्रिंटिंग थ्रू ऑब्जेक्ट नेम, यानी प्रिंट करवा रहा है मैं थ्रू ऑब्जेक्ट नेम, यहाँ पे एंटर करा दिया और ऑब्जेक्ट डॉट प्रिंट में मैंने कॉल कर दिया। तो ऑब्जेक्ट डॉट प्रिंट में फर्स्ट वैल्यू जो है यहाँ पे, जो मैंने वैल्यू सेट कर बाय डिफॉल्ट, जो काउंटर की वैल्यू स्टैटिक की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू, मैंने आपको पहले फंक्शन जब स्टैटिक डेटा मेंबर पढ़ाया था, यानी स्टैटिक वेरिएबल पढ़ाया था, उसके अंदर बताया था कि अपनी वैल्यू सेट भी करवा सकते हैं। जब आप क्लास के बाहर से जब स्टैटिक वेरिएबल को डिफाइन करते हैं तो वहाँ पे वैल्यू सेट भी करवा सकते हैं। यहाँ पे मैंने 10 सेट करवाया तो यहाँ पे 10 आ गया, तो यहाँ पे 10 को प्रिंट कर देगा। दूसरे पे मैंने वाई के लिए जो किया, प्रिंट थ्रू द क्लास नेम। ठीक है, फिर मैंने डेमो डॉट, अच्छा फिर मैंने क्या किया, यहाँ तो मैंने ऑब्जेक्ट से कॉल किया ना, तो ऑब्जेक्ट में क्या इसने प्रिंट करवा दिया, ऑब्जेक्ट में एक्स है। ठीक है, फ्रेंड में तो इसने फ्रेंड में मैंने दो को प्रिंट करना है, एक्स और वाई, तो एक्स और वाई में इसने 10 और 20 प्रिंट करवा दिया। फिर एक्सेस द क्लास विद नेम, तो इसके अंदर मैंने क्या, क्योंकि अब मैं इसके फंक्शन को कॉल करवाता हूँ, तो फंक्शन के लिए फिर मैंने आपको क्लास का नेम, स्कोप रेजोल्यूशन और प्रिंट जैसे ही मैं करवाऊंगा तो रिजल्ट कुछ इस तरह से रहेगा। ठीक है, प्रिंट थ्रू द ऑब्जेक्ट, के थ्रू द ऑब्जेक्ट किस तरह से कॉल करेंगे, मैंने ऑब्जेक्ट से भी कॉल करना बता दिया, ऑब्जेक्ट से भी ये 10-20 प्रे करेगा। और पुटिंग थ्रू क्लास नेम, जब क्लास से मैंने आपको पुट किया डेमो और प्रिंट, तो ये भी इसने 10 और 20 इसको भी लेके चलता हूँ मैं आपको, इसको भी पेस्ट करके दिखा देता हूँ। बहुत ही इजी सा एग्जांपल है, इसको भी आप देख लीजिएगा। कॉपी किया मैंने और ले जाके सिंपल इसको डेव के ऊपर पेस्ट करवा दिया। ठीक है, सेव करवाया मैंने, इसको रन करवा दिया। ठीक है, ये क्यों लिया गया पहले वाला हमारा, जैसे ही करवाया तो यहाँ पर सॉरी सॉरी सॉरी, इसको पहले कंपाइल कर लेते हैं। सॉरी 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 सॉरी, पहले कंपाइल करना होता है इसको, कंपाइल अब रन से। यहाँ पे देखिए, थ्रू जो ऑब्जेक्ट, आपने ऑब्जेक्ट के थ्रू भी इसको कॉल कर लिया, ऑब्जेक्ट के थ्रू भी है 10-20 प्रिंट करवा, और क्लास के थ्रू भी मैंने आपको इसको कॉल कर लिया, दोनों थ्रू से मैंने इसको एक्सेस कर लिया। तो स्टैटिक मेंबर फंक्शंस जो होते हैं, स्टैटिक मेंबर फंक्शन स्टैटिक मेंबर वेरिएबल्स को ही एक्सेस कर सकते हैं, नॉर्मल वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं जनाब, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है जनाब हमारा फ्रेंड फंक्शन। फ्रेंड फंक्शन बेसिकली क्या होता है, फ्रेंड फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड फंक्शन बेसिक एक नॉन मेंबर फंक्शन होता है। इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर दो डिफरेंट क्लासेस होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मेरे पास मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, जैसे क्लास ए है, ए के अंदर जो भी उसका डेटा टाइप है या जो भी फंक्शन है, या क्लास बी के अंदर जो भी उसका डेटा टाइप है, मैं चाहता हूँ क्लास ए का डेटा टाइप को अगर मैं क्लास बी में अगर कॉल करवाना चाहता हूँ, तो उसको कॉल करने के लिए हम उसके लिए यूज करते हैं सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस में इंट्रोड्यूस करवाया गया वो फ्रेंड फंक्शन का कॉन्सेप्ट
ऑब्जेक्ट यूज का है। तो फ्रेंड फंक्शन, फ्रेंड जो यूज करवाएगा, ये बेसिकली कीवर्ड्स होता है, ठीक है। तो फ्रेंड फंक्शन बेसिकली क्या करता है, फ्रेंड फंक्शन एक क्लास के फंक्शन को दूसरी क्लास में एक्सेस करवाने के लिए हम लोग फ्रेंड फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है। प्राइवेट, और ये सिर्फ प्राइवेट डेटा मेंबर्स को ही एक्सेस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, पब्लिक तो ऑब्जेक्ट्स यानी बाहर से आप इजीली आप पब्लिक को तो एक्सेस कर सकते हैं, प्रोडक्ट को आप इनहेरिटेंस में एक्सेस कर, लेकिन प्राइवेट जो क्लास होता है, प्राइवेट जो स्पेसिफिक स्पेसिफायर होता है, वो सिर्फ क्लास के अंदर ही फंक्शन में एक्सेस हो सकते हैं, वो क्लास के बाहर एक्सेस नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ पर फ्रेंड फंक्शन के अंदर क्या जब हम करते हैं, तो फ्रेंड फंक्शन के अंदर हम प्राइवेट के डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो वो किस तरह से करते हैं, क्लास बेसिकली क्या होता है कि दो डिफरेंट क्लासेस होती हैं, यानी एक क्लास के डेटा को किसी दूसरे क्लास में अगर हमें एक्सेस करना हो, तो हम वहां पे फ्रेंड फंक्शन यूज करते हैं। वो किस तरह से कर सकते हैं, वो दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट आर्गुमेंट्स के थ्रू, यानी ऑब्जेक्ट जो क्लास का जो ऑब्जेक्ट के अंदर जो हम क्लास बनाएंगे, दोनों क्लासों में अलग अलग हम उसको फ्रेंड फंक्शन को हम डिफाइन करेंगे, और जब हम डिफाइन करेंगे तो उसका जो आर्गुमेंट्स होगा वो क्लास का ऑब्जेक्ट होगा, उसकी क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू हम एक क्लास के फंक्शन को, ये डेटा को दूसरी क्लास के डेटा में एक्सेस कर सकते हैं। मैं दोबारा बता दूं कि एक क्लास के डेटा को अगर मुझे दूसरी क्लास के अंदर एक्सेस करना है, तो मैं फ्रेंड फंक्शन के और फंक्शन फंक्शन जब मैं बनाऊंगा, जो उसका आर्गुमेंट होगा, वो आर्गुमेंट में क्लास का और क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं उसको एक्सेस करूंगा एक क्लास से दूसरी क्लास में, ठीक है। तो मैं इसकी थोड़ी डेफिनेशन पढ़ता हूँ कि प्राइवेट मेंबर फंक्शन आर द एक्सेस ओनली विद इन द क्लास दे आर declare, ठीक है। फ्रेंड फंक्शन इज यूज टू द एक्सेस द प्राइवेट एंड प्रोटेक्ट मेंबर ऑफ डिफरेंट क्लासेस, डिफरेंट प्राइवेट और प्रोटेक्ट दोनों मेंबर्स के फंक्शन को आप एक्सेस कर सकते हैं। इट वाज एज अ ब्रिज बिटवीन क्लासेस, यानी कि क्लासेस के दौरान ब्रिज का किरदार अदा करता है। जाहिर सी बात है, ये एक ब्रिज है, ये एक दूसरी क्लास है। तो मैं क्या करता हूँ, इस क्लास के डेटा को दूसरी क्लास में जब एक्सेस करवाना हो, तो उसके लिए मैं फ्रेंड फंक्शन यूज करता हूँ, और उस फ्रेंड फंक्शन के अंदर जब मैं फ्रेंड फंक्शन को डिफाइन करता हूँ, जो फ्रेंड फंक्शन का जो आर्गुमेंट्स होता है, वो क्लास जो होता है, वो क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू हम एक क्लास से दूसरी क्लास में उसके डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। इसके कुछ की पार्ट्स है। फ्रेंड फंक्शन मस्ट बी डिक्लेयर विद फ्रेंड कीवर्ड, फ्रेंड फंक्शन को जब भी हम डिक्लेयर करेंगे, फ्रेंड कीवर्ड्स की यूज करेंगे। फ्रेंड फंक्शन मस्ट बी डिक्लेयर in all the classes which we need to access private and protect member, क्लियर है, बता दिया ये आपको। private function will be defined outside the class without specifying the class name। देखिए यहाँ फ्रेंड फंक्शन को जब भी हम डिक्लेयर करते हैं, तो वो नॉर्मल फंक्शन की तरह डिक्लेयर करते हैं ना, क्लास के बाहर अगर हम डिफाइन करते हैं, तो नॉर्मल फंक्शंस को, नॉर्मल जो फंक्शन हम डिक्लेयर करते हैं क्लास के अंदर, उसको जब हम क्लास के बाहर डिफाइन करते हैं, तो जब क्लास के बाहर जो डिफाइन करते हैं, वो क्लास का रिटर्न टाइप होता है, फिर हमारा क्लास का नेम होता है, फिर स्कोप रेजोल्यूशन, फिर नॉर्मल फंक्शन का नेम। लेकिन यहाँ पे जो हम डिफाइन करेंगे रिटर्न टाइप, क्लास का नेम डायरेक्ट हम डिफाइन कर देंगे, उसमें स्कोप रेजोल्यूशन, फ्रेंड फंक्शन में स्कोप रेजोल्यूशन की इंस्ट्रक्शन नहीं होती, और क्लास का नाम लिखना जरूरी नहीं होता, या डायरेक्ट कॉल देते हैं, क्योंकि ये नॉन मेंबर फंक्शन है, ये मेंबर फंक्शन नहीं है। नॉन मेंबर फंक्शन में हम क्लास को बाहर से जब एक्सेस करते हैं, तो क्लास का नाम और स्कोप रेजोल्यूशन के थ्रू हम उसको एक्सेस करते हैं, डिफाइन करते हैं, ठीक है। जब आउटसाइड मेंबर फंक्शन को जब कॉल करते हैं, जबकि क्लास को जब हम डिफाइन करते हैं, फ्रेंड फंक्शन को जब हम डिफाइन करते हैं, तो डायरेक्ट करते हैं, उसमें क्लास का नाम और स्कोप रेजोल्यूशन की इंस्ट्रक्शन नहीं होती, ठीक है, क्लियर। उसके बाद फ्रेंड फंक्शन विल बी इन्वॉक लाइक नॉर्मल फंक्शन विदाउट एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसको जब हम कॉल करते हैं जब मेन में, तो विदाउट ऑब्जेक्ट कॉल कर सकते हैं, डायरेक्ट फंक्शन से। जैसे मिसाल के तौर पर भी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, उसमें और ज्यादा आपको समझ में आएगा। मैं दोबारा बता दूं कि जब फ्रेंड फंक्शन को हम मेन में कॉल कर सकते हैं, तो विदाउट ऑब्जेक्ट कॉल कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट उसके फंक्शन के नेम से कॉल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसकी मैंने आपको थोड़ी सी डिक्लेरेशन और फ्रेंड फंक्शन इन सी प्लस प्लस। सबसे पहले आपका क्लास नेम आएगा, फिर फ्रेंड फंक्शन कि फ्रेंड रिटर्न टाइम फंक्शन, फिर फंक्शन नेम, और उसका आर्गुमेंट्स जो होगा, वो आर्गुमेंट्स क्या होगा कि जितने भी क्लास होंगे उस क्लास का आपको नामी क्लास के आर्गुमेंट्स को डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्लास नेम, फिर रिटर्न टाइप, ठीक है। फर्स्ट क्लास डिक्लेयर का बाद सेकंड क्लास आपने बनाया था, सेकंड क्लास में भी आपका फ्रेंड नेम, उसकी टाइप, फिर क्लास नेम, फिर उसका आर्गुमेंट, फिर रिटर्न टाइप फंक्शन, नॉर्मल आर्गुमेंट। और यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइवेट एंड प्रोटेक्ट डेटा ऑफ क्लास नेम कैन बी एक्सेस फ्रॉम, ठीक है, ठीक है। प्राइवेट एंड प्रोटेक्ट डेटा क्लास नेम कैन बी एक्सेस फ्रॉम, यानी फ्रेंड फंक्शन में प्रोटेक्ट और प्राइवेट के डेटा ही एक्सेस हो सकते हैं। दिस फंक्शन बिकॉज इट इज द फ्रेंड फंक्शन ऑफ क्लास नेम, ठीक है, और उसके क्लास का
जो नेम होगा वो फ्रेंड फंक्शन का नाम होगा उसमें। ठीक है, इसकी एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ, फिर इंशाल्लाह और ज्यादा अच्छे तरह से आपको समझ में आएगा। ठीक है, फ्रेंड फंक्शन के अंदर जनाब इसके जो फर्स्ट एग्जांपल है, इसके अंदर मैंने क्या किया हुआ है, मैंने दो डेटा लिया हुआ है ना फ्रेंड फंक्शन के अंदर, यानी दो क्लासेस डिफाइन किए हुए, हर क्लासेस के अंदर मैंने एक डेटा नॉर्मल लिया हुआ है। तो इसके अंदर फ्रेंड फंक्शन की फर्स्ट एग्जांपल मैंने किया था, दो क्लासेस डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, क्लास ए और क्लास बी। ठीक है, ये इसको मैंने फॉरवर्डेड क्लास बनाया हुआ है। ठीक है, इसको डिफाइन नहीं किया हुआ है, जबकि क्लास बी को मैंने डिफाइन किया हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, जब मैं किसी क्लास को डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ क्लास को डिक्लेयर किया है, तो ये फॉरवर्ड फंक्शन है ना हमारा। क्लास ए जो है वो फॉरवर्ड क्लासेस है, अभी मैं इसको डिफाइन नहीं कर रहा, तो ये इसको डिक्लेयर क्लासेस है। ठीक है, और ये जो क्लास बी को मैं डिफाइन कर रहा हूँ, तो ये डिक्लेरेशन क्लास है ना, कि इसको मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ, डिफाइन कर दिया। तो क्लास बी के अंदर मैंने क्या किया, टीचर बी में एक वेरिएबल लिया हुआ है, यानी डेटा टाइप लिया। पब्लिक के अंदर क्या हुआ, मैंने सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन जो लिया है, जो मैंने बी की वैल्यू थी, बी की वैल्यू को सेट करवाया है कि यूजर से इसके अंदर वैल्यू एक्सेस करूंगा। वाई इन गेट वैल्यू, उसके अंदर वैल्यू सेट करवा दी बी के अंदर। ठीक है, इससे मैं बाहर गया, जो मैंने वैल्यू सेट करवाई थी वो मैंने उसको प्रिंट करवा दी बी की वैल्यू को। ठीक है, उसके बाद मैंने फ्रेंड फंक्शन लिया। फ्रेंड फंक्शन के अंदर कितने फंक्शन मैंने बनाया, यहाँ पे देखे, जब मैंने इसके यहाँ पर फ्रेंड फंक्शन को डिफाइन किया, तो फ्रेंड वाइट, ठीक है, और फंक्शन का नाम, यानी पहले फ्रेंड का नाम, फिर रिटर्न टाइप हमारा, फिर जो भी फ्रेंड का नाम है, कि मैं तो ऐड करूंगा ना, कि फर्स्ट दो क्लासों का जो डेटा होगा ए और बी, उसको अंदर फ्रेंड फंक्शन में उसको ऐड करवाऊंगा। यही था ना हमारा, दोनों को ज्वाइन करूंगा। तो जो हम मैंने फ्रेंड फंक्शन में जो आर्गुमेंट्स लिया हुआ है, वो क्लास का नेम लिया हुआ है, जो मैं क्लास का नाम था, जैसे ए और बी। ठीक है, तो इसके आर्गुमेंट के थ्रू एक क्लास से दूसरी क्लास के जो ऑब्जेक्ट के थ्रू हम एक क्लास के फंक्शन को दूसरी क्लास में एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो नॉर्मल हमने इस तरह डिफाइन कर लिया क्लास बी को। अब हम क्लास ए को उसी तरह जो है, यहाँ पे हमने क्लास बी था तो हमने बी का वेरिएबल लिया था, यहाँ पे क्लास ए है तो टीचर में ए का वेरिएबल लेगा। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने फंक्शन बी में गेट वैल्यू में टीचर एक्स सेट करवाया था, वहाँ पे भी मैंने टीचर एक्स सेट कर एक्स की वैल्यू को मैंने ए के ऊपर ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, उसको नॉर्मल प्रिंट कर दिया, और यहाँ पे दोबारा मेन फंक्शन यानी फ्रेंड फंक्शन में ए और बी के क्लास को मैंने एज आर्गुमेंट पास करवाया हुआ, और यहाँ से बाहर आ गया। जब मैं क्लास के बाहर आके, जब इस फंक्शन को यानी ऐड के फंक्शन में जब क्लास ए और बी दोनों को मैं एक्सेस करवाऊंगा, यानी नंबर को जो प्लस करवाऊंगा, तो एज क्लास का आर्गुमेंट पास करूँ, तो यहाँ पे मैंने क्लास के बाद जब मैंने क्लास के फंक्शन को डिफाइन किया, क्योंकि ये नॉन मेंबर फंक्शन होता है, ठीक है ना, तो जब मैं क्लास के बाहर इसको डिफाइन करूंगा, तो इसके अंदर क्लास का नाम, ठीक है, नॉर्मल फंक्शन में क्या होता है, जब मैं क्लास के बाहर उसको डिफाइन करता हूँ, तो उसके अंदर क्या होता है, पहला क्या होता है, क्लास का नाम आता है, फिर स्कोप रेजोल्यूशन होता है, फिर नॉर्मल आता है ना। अ, ठीक है, तो क्लास फ्रेंड के फंक्शन के अंदर हम क्लास का नाम और स्कोप रेजोल्यूशन की इंस्ट्रक्शन नहीं होता। यहाँ पे नॉर्मल हमने रिटर्न टाइप वाइट और ऐड के अंदर जो ई क्लास का जो मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है, और उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू ही मैं उसको ऐड करवाऊंगा। तो एक ऑब्जेक्ट वन ले लिया और बी का ऑब्जेक्ट वो भी टू ले लिया। ठीक है, मैंने सी और में क्या कर दिया, एडिशन ऑफ ए और बी। तो मैंने ऑब्जेक्ट ए वन में ए के अंदर जो वैल्यू थे ऑब्जेक्ट वन में डाल दिया, उसको प्लस करके ओ बी टू के अंदर जो वैल्यू थे उसको अभी टू में डाल के उस दोनों को प्लस करके कर दिया। ठीक है, क्लियर है, एनी प्रॉब्लम। उसके बाद सीधा मैं मेन में आ जाता हूँ। मेन में मैंने आके कर ए और बी, ए के अंदर मैंने ए क्लास के अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाया, बी क्लास के अंदर बी करवाया। अब जैसे मैंने, ठीक है, ए और बी दोनों के अंदर मैंने वैल्यू सेट करवाई थी, तो यहाँ पे जब मैंने ए डॉट गेट वैल्यू यानी ए डॉट गेट वैल्यू यानी फर्स्ट ए के जो वैल्यू को कॉल किया, उसके अंदर मैंने 100 नंबर सेट करते हैं, और बी डॉट गेट वैल्यू यानी सेकंड को जो मैंने सेट करवाया, सेकंड क्लास के नंबर को जो मैंने सेट करवाया उसके अंदर 200। ठीक है, और जो वैल्यू मैंने सेट करवाई थी यानी 100 और 200, जब मैंने उसको ऐड करवा दिया, उसको पुट करवा दिया, तो यहाँ पर इसने क्या कर दिया, पुट वैल्यू में 100 और यहाँ पे 200 पेस्ट किया। और जहाँ पे जब मैंने फ्रेंड फंक्शन में जो ऐड का फंक्शन जब मैंने उसको एक्सेस करवाया यहाँ पर मेन में, तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से कॉल नहीं होगा, बल्कि डायरेक्ट जो मेरा फ्रेंड फंक्शन का जो नाम था, मैंने डायरेक्ट फ्रेंड फंक्शन का नाम लिखा, और जो भी क्लास मैंने जो भी ऑब्जेक्ट मैंने डिफाइन किया होता है क्लास ए और बी में, ठीक है, क्लास ए का ऑब्जेक्ट मैंने ए डिफाइन किया था बी का, तो वो मैंने सिंपल उस फंक्शन के अंदर ए और बी लिख दिया। अब ए और बी के अंदर कौन सी वैल्यू 100 200, वो मैंने क्लास के अंदर उसको प्लस करवाया हुआ था, प्रिंट करवाया था ए और बी, यानी कि क्लास एड का जो ऑब्जेक्ट था, यानी एक ही क्लास का जो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस था, यानी क्लास का जो हमने आर्गुमेंट क्लास का
आर्गुमेंट्स जो था, नहीं आर्गुमेंट के क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू मैंने उसको एक्सेस करवाया था ना, एक क्लास के दूसरे में। तो एक ही क्लास के अंदर जो ऑब्जेक्ट था उसके अंदर मैंने ए को सेट करवाया हुआ था, और बी क्लास के अंदर जो ऑब्जेक्ट मैंने OB2 था उसके अंदर बी की का वेरिएबल सेट कर। तो जो भी ए के अंदर मैंने वैल्यू दिया था, ए के अंदर वैल्यू 100 दिया था, वो यानी 100 आ गया यहाँ पे, ठीक है, ए की क्लास में। ठीक है, अब बी के अंदर क्या था 200, तो ए और बी ऐड होने के बाद यहाँ पे जो ऐड के अंदर आ गया, और ऐड के अंदर मैंने यहाँ पे नॉर्मल ए और बी। तो यहाँ पे फर्स्ट जो इसका प्रिंट करेगा आंसर वो होगा 100, ठीक है, और सेकंड जो इसका प्रिंट करेगा वो होगा 200। और जब यहाँ पे मैंने क्लास में कॉल करवाया तो इसका जो आउटपुट आएगा वो 300 आएगा। इसको चल के देखते हैं, फिर ज्यादा अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा, ठीक है। नॉर्मल मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये होता है जनाब फ्रेंड फंक्शन। फ्रेंड फंक्शन क्या होता है, एक नॉन मेंबर फंक्शन होता है। क्यों यूज करते हैं दोबारा बता देता हूँ एक ओवरव्यू। वो इसलिए करते हैं कि जब एक क्लास के डेटा को दूसरी क्लास में हमें कॉपी करना करवाना होता है, एक्सेस करवाना होता है, यानी एक क्लास के डेटा को अगर मुझे दूसरी क्लास में अगर एक्सेस करवाना होता है, वो किस थ्रू कर सकते हैं, वो इसका मैकेनिज्म सी प्लस में यूज किया हुआ है फ्रेंड फंक्शन। तो फ्रेंड फंक्शन के थ्रू हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। मैं लेकर चलता हूँ इसको डिफ के अंदर, इसको मैं यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ, चेक कर लेता हूँ अच्छी तरह से प्रोग्राम को। देखिए जैसे ही मैंने इसको सेव किया, ठीक है, मैं इसको चेक कर लेता हूँ इसका ऑब्जेक्ट तो नहीं है। अरे वाले को काम को इसको बंद करता हूँ, इसको कंपाइल करता हूँ मैं। कंपाइल करने के बाद जैसे ही रन किया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या आ रहा है, वैल्यू ऑफ ए 100, वैल्यू ऑफ 200, और एडिशन ऑफ ए एंड बी यहाँ पर आपके सामने 300 आ रहा है, जो मैंने आपको यहाँ प्रोग्राम में लिख रखा था। उम्मीद करता हूँ जनाब आपको फ्रेंड फंक्शन समझ में आ गया होगा। अच्छी तरह से मैंने आपको फ्रेंड फंक्शन समझाने की कोशिश की। इसकी सेवन एग्जाम्पल भी मैंने सेट करवाई भी है, वो भी आप देख लीजिएगा। इसके अंदर मैंने दो क्लास ली हुई है ना, यानी क्लास रेक्टेंगल 2 और रेक्टेंगल 1। उसी तरह जो मैंने टू जो है उसको मैंने फॉरवर्ड क्लास बनाया हुआ, और क्लास 1 को जो है यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया इंटीजर में LB यानी लेंथ, और ब्राइट यानी उसकी चौड़ाई मैंने डिफाइन की है, ठीक है, नॉर्मल। और पब्लिक में मैंने एक नॉर्मल रेक्टेंगल 1 का एक फंक्शन बनाया हुआ है इंटीजर बी, और बी के अंदर मैंने आई को सेट करवाया हुआ है, एल के अंदर मैंने आई को, यानी इंटीजर आई और बी, ठीक है, दो नॉर्मल वेरिएबल है। एल के अंदर मैंने आई को सेट करवाया और बी के अंदर मैंने ब्रेथ यानी उसको सेट करवा दिया, और दोनों को मैंने यहाँ पे फ्रेंड फंक्शन में कॉल करी, यानी फ्रेंड फंक्शन फ्रेंड वाइड सम रेक्टेंगल 1 और रेक्टेंगल 2 दोनों क्लास को मैंने एज आर्गुमेंट उसकी क्लास को यहाँ पे कॉल कर लिया सम फंक्शन में। जब फिर सेकंड फंक्शन रेक्टेंगल 2 फंक्शन को मैंने डिफाइन किया, उसके अंदर भी मैंने एल और बी को यूज किया, उसकी सेम उसकी तरह भी मैंने दोनों वैल्यू को सेट किया। एल पे मैंने आई सेट करवाया और बी पे मैंने, ठीक है, बी को सेट करवा दिया, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने वाइड फंक्शन में वही रेक्टेंगल बी और रेक्टेंगल 1 और रेक्टेंगल 2 जो दोनों क्लास थे वो उसको एज आर्गुमेंट फ्रेंड फंक्शन में मैंने कॉल किया। उसके बाद जब मैं क्लास के बाहर आया, क्लास के बाहर आने के बाद जब मैंने वाइड फ्रेंड फंक्शन को डिफाइन किया, तो वाइड सब रेक्टेंगल 1 उसके अंदर R1 का ऑब्जेक्ट दिया हुआ, और रेक्टेंगल 2 में मैंने R2 का ऑब्जेक्ट, यानी क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू ही मैं एक्सेस करता हूँ ना एक क्लास के डेटा को दूसरे क्लास में, ठीक है, थ्रू द फंक्शन, यानी कि क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको हमने एक्सेस कर लिया उसको। सबसे पहले मैंने सी आउट में उसकी हेडिंग प्रिंट करवा दी कि लेंथ एंड ब्रेथ। उसके बाद सी आउट में पहला R1 यानी रेक्टेंगल 1 में किया R1 डॉट एल, ठीक है, फिर मैंने टी किया R1 डॉट बी, यानी कि जो एल के अंदर जो वैल्यू मैंने सेट करवाई हुई थी उसको R1 के अंदर, और RB के अंदर मैंने उसको नॉर्मल प्रिंट करवा दिया, ठीक है। फिर R2 के अंदर मैंने उसकी वैल्यू को कॉल किया, R2 के अंदर एल को और उसके बी को नॉर्मल नॉर्मल जो पहले मैंने कॉल किया था उसको करवा लिया। उसके बाद मैंने स्पेस दे दिया, और फिर मैंने यहाँ पे आके सम कर दिया, R1 डॉट एल को प्लस कर दिया R2 को। इसी तरह R1 की यहाँ पे मैंने उसकी लेंथ को प्लस कर दिया, और यहाँ पे उसकी विथ को यानी कि ब्राइट यानी कि विथ को प्रिंट करवा दिया, और नॉर्मल मैं से बाहर आ गया। और यहाँ पे नॉर्मल ही मैंने मेन के अंदर रेक्टेंगल 1 में, ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था फ्रेंड फंक्शन में हम किस तरह से कॉल कर सकते हैं। नॉर्मल हमने दो ऑब्जेक्ट्स बनाए रेक्टेंगल 1 में, REC1 के नाम से और REC2, यानी REC1 में 5 और 3 मैंने वैल्यू दी हुई है, और RC2 में मैंने 2 और 6 वैल्यू दी हुई है, ठीक है। ये 5 to 7 यहाँ पे 7 प्रिंट कर देगा, और 6 और 3 यानी 9। फिर मैंने सम के अंदर क्या इन दोनों के ऑब्जेक्ट के सम की जो मैंने ऊपर फ्रेंड फंक्शन में सम के नाम से जो मैंने फंक्शन बनाया था, डायरेक्ट मैंने इसको एक्सेस करवा दिया, और यहाँ से इसके ऑब्जेक्ट यानी RC1 और RC2 को यहाँ पे मैंने कॉल कर दिया। इसका जब आउटपुट देखेंगे तो लैंड ब्रिज में का रेक्टेंगल 1 में क्या है, 1 एंड 2 में 5 और 3, 5 और 2 क्या होगा 7, जैसे मैंने अभी आपको बताया, और 6 और 3 9 क्या आपका प्रिंट करेगा। चाहे तो आप इसको चेक करना चाहें तो यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक है।
ठीक है, इसको कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद सिंपल अपडेट में आके कंट्रोल ए करके इसको पेस्ट कर दें। ठीक है, फाइल पे जाके सेव करवाएं और इसके जो आउटपुट है पहले वाले को उसको बंद करें। ठीक है, जैसे ही आप इसको कंपाइल करेंगे, कंपाइल करने के बाद जैसे ही आप इसको रन करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा रिजल्ट। सेम रिजल्ट है जो मैंने आपको सामने अभी किया था। उम्मीद करता हूँ जनाब आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। ठीक है, थर्ड जो एग्जाम्पल है हमारे पास वो भी देख लेते हैं। वो इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है थर्ड वाली एग्जाम्पल। ठीक है, ठीक है, थर्ड वाली एग्जांपल क्या है जनाब। थर्ड में जो हमने क्या किया, रिटर्न ऑब्जेक्ट इन सी प्लस। देखिए इसमें क्या करना है, इसके अंदर मैं आपको यहीं पे डिफाइन करता हूँ, बल्कि यहाँ पर आकर डिफाइन करता हूँ। इसके अंदर मैं क्या करूंगा, इसके अंदर मैं एक नॉर्मल क्लास बनाऊंगा। उस क्लास के अंदर दो वेरिएबल लूंगा। मैं वेरिएबल लूंगा ए और बी। क्लास का मोटिव बना रहा हूँ, उसको मैं किस तरह से फिर पास करूंगा, वो फिर रिटर्न ऑब्जेक्ट करूंगा। फिर क्लास के थ्रू मैं इन दोनों के वेरिएबल को, मैंने अंदर दो वेरिएबल बनाए हुए और दो वेरिएबल बनाए और मेन के अंदर मैं तीन ऑब्जेक्ट्स बनाऊंगा, यानी कि ए बी और सी तीन ऑब्जेक्ट बना। अब ए की वैल्यू, ए के अंदर सपोज वैल्यू है 5 और बी के अंदर है 6। जब मैंने इस वैल्यू को उठा के ए के ऑब्जेक्ट पे कॉपी किया तो ए के अंदर वैल्यू क्या आई हुई है इस वक्त 5 6। ठीक है, और जब मैंने इसकी वैल्यू को उठा के बी में, बी के ऑब्जेक्ट में मैंने कॉपी की तो यहाँ पे मैंने लिख दिया सपोज 6 और यहाँ पे लिख दिया मैंने 8। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अब ये ऑब्जेक्ट वन और ऑब्जेक्ट टू की जो वैल्यू को मुझे क्या करना है, एक थर्ड वाले जो ऑब्जेक्ट है मैं ऑब्जेक्ट सी, इसके अंदर मुझे क्या करना है, इन दोनों की वैल्यू को ऑब्जेक्ट वन और ऑब्जेक्ट टू की जो वैल्यू की उसको सम करवाना है। यानी किस तरह से, यानी ये 5, यानी ए के अंदर क्या है, ए के अंदर वैल्यू क्या है यहाँ पे 5 और बी के अंदर क्या है 6। तो 5 और 6 कितने हो गए, 6 और 5 गालिबन 11 हो गए। तो यहाँ पे सम का जो ए का, यहाँ पे जब ए को मैंने सम पे कॉपी किया तो ए की वैल्यू यहाँ पर क्या आई 11 और यहाँ पे जो बी की वैल्यू आई है, यहाँ पे जो बी की वैल्यू है कॉपी होगी ए के ऊपर, यानी कि 6 है और यहाँ पे 18 है। जब यहाँ पर बी की वैल्यू मैंने बी के अंदर पेस्ट की तो 8 और 6 कितने हो गए 40। इसका आंसर क्या आएगा 40। तो इस तरह से मैं इस बात को रिटर्न ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं इस प्रोग्राम को बनाऊंगा। यानी कि मैं नॉर्मल दो क्लास बनाऊंगा। ठीक है, दो, यानी फर्स्ट क्लास के अंदर मैंने दोनों की वैल्यू को सेट करवाऊंगा, दोनों की वैल्यू को इनिशियलाइज करूंगा। फिर मैं फ्रेंड फंक्शन के अंदर उसको के क्लास का आर्गुमेंट्स एज उसको पास करूंगा। आर्गुमेंट पास करने के बाद उसका जो रिटर्न टाइप होगा क्लास फंक्शन के अंदर, जो मैं क्लास का ऑब्जेक्ट पास करूंगा उसको मैं एज अ रिटर्न उसको एक नॉर्मल सी के अंदर उस क्लास को पास करूंगा। यानी किस तरह से पास करेंगे जरा उसको चल के देखते हैं। बहुत इजी सी एग्जाम्पल है। थर्ड बी, सॉरी, यहाँ देख सबसे पहले क्या हुआ, बहुत इजी सा फंक्शन है। या मैंने क्लास टेस्ट बनाया, मैंने दो वेरिएबल बनाए टीचर ए और बी। ठीक है, मैंने फर्स्ट के अंदर क्या बनाया हुआ, वाइड में गेट वैल्यू, वैल्यू अंदर इंटर एक्स और वाई। तो ए के अंदर मैंने एक्स की वैल्यू को सेट करवा दिया, बी के अंदर मैंने वाई की वैल्यू को सेट कर दिया। यहाँ पर मैंने फ्रेंड फंक्शन बनाया, क्लास मेरा किस नाम से, टेस्ट, फ्रेंड टेस्ट सम टेस्ट, क्योंकि दो दफा दो आर्गुमेंट्स है तो मैंने टेस्ट के अंदर दो आर्गुमेंट्स ले लिया, टेस्ट कॉमा टेस्ट, यानी दो वैल्यू आ जाएगा। फिर मैंने वाइट डिस्प्ले के नाम से एक नॉर्मल फंक्शन बनाया हुआ है। ठीक है, यानी कि एक फंक्शन तो मैंने बनाया हुआ है गेट वैल्यू, इसको मैंने इस क्लास के अंदर डिफाइन कर दिया, और दो नॉर्मल फंक्शन बनाया हुआ जिसे मैं क्लास के बाद डिफाइन करूंगा। यानी पहले एक मेन फंक्शन के अंदर मैंने दो वैल्यू को मैं सेट करवाऊंगा। ठीक है, और एक फिर एक डिस्प्ले वैल्यू में बनाऊंगा जिसमें हम वैल्यू को डिस्प्ले करके उसके आर्गुमेंट्स को मैं मेन फंक्शन में पास कर दूंगा। ठीक है, कैसे, नॉर्मल मैं क्लास के बाहर होगा टेस्ट, सबसे पहले मैंने सम करना है। ठीक है ना, टेस्ट यानी फ्रेंड फंक्शन को कॉल किया मैंने क्लास के बाद, तो नॉर्मल टेस्ट सम, टेस्ट यानी के अंदर दो दफा टेस्ट के अंदर T1 का आर्गुमेंट लिया, T2 के अंदर, तो T1 के जो आर्गुमेंट के अंदर मैंने ए की वैल्यू थी उसको मैं पास करूंगा T2 के अंदर, यानी कि बी की जो वैल्यू मैंने की तो उसको मैं पास करूंगा। इन दोनों को मैं T1 और T2 को मैं ए की वैल्यू को और बी की वैल्यू में दोनों को प्लस करके एक थर्ड आर्गुमेंट में मैं पास करूंगा। तो मुझे एक थर्ड क्लास के अंदर एक थर्ड ऑब्जेक्ट और बनाना है, तो मैंने टेस्ट के नाम से एक थर्ड ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, टी बनाया हुआ यानी कि एक थर्ड ऑब्जेक्ट है, यानी दो तो ऑब्जेक्ट मैंने पास किया हुआ था लेकिन एक थर्ड ऑब्जेक्ट और बना। तो टी के अंदर मैंने ए को सेट कर दिया, यानी कि यहाँ पे जो मैंने ए डिक्लेयर किया था और बी को मैंने डिक्लेयर। अब टी1 में डॉट ए, टी1 डॉट ए, ठीक है, ए की वैल्यू, फिर टू टू डॉट ए, यानी टी1 के जो ऑब्जेक्ट में मैंने ए की वैल्यू को सेट किया और टी2 में जो है वही मैंने एक T1 और T2 के अंदर जो भी वैल्यू को उन दोनों को प्लस करके वो नॉर्मल एक थर्ड ऑब्जेक्ट यानी T डॉट ए में मैंने पेस्ट करवा दिया। ठीक है, फिर T डॉट बी, बी के अंदर T2 डॉट यानी जो भी वैल्यू बी में आएगी
T1 में उसको आ जाएगी, फिर प्लस करेगा और T2 में जो वैल्यू आएगी वो T2 में आ जाएगी, यानी बी की वेरिएबल होगा T2 डॉट बी प्लस T1 T2 डॉट बी प्लस T2 डॉट बी। ठीक है, इन दोनों को वैल्यू करा के थर्ड ऑब्जेक्ट यानी टी डॉट बी में आ जाएगी। यहाँ पे मैंने क्या किया, फ्रेंड फंक्शन में रिटर्न टी कर दिया। अब ये क्या कर दिया, रिटर्न टी जैसे ही मैंने किया तो अब क्लास के अंदर सम की क्लास के अंदर यानी रिटर्न वैल्यू हमारे पास टी के अंदर ही सारे इसका सम यानी टी डॉट वन प्लस टी डॉट बी की वैल्यू को इसने सम करके टी डॉट ए और टी डॉट बी में कर दिया, और यहाँ पे टी की जो क्लास के अंदर मैंने रिटर्न किया वो यहाँ पे रिटर्न वैल्यू हो चुकी। अब मैं दोबारा से आके जब मैं इसको डिस्प्ले करूंगा वाइट टेस्ट जो मैंने थर्ड डिस्प्ले वैल्यू के नाम से जो मैंने क्लास बनाया, तो यहाँ पे देखिए जब मैंने यहाँ पे थर्ड वैल्यू जो डिफाइन की तो उसमें क्या कर दिया मैंने, क्लास का यानी वाइट डिस्प्ले के अंदर मैंने क्लास का आर्गुमेंट्स पास किया हुआ है। ठीक है ना, यहाँ पे इस क्लास का आर्गुमेंट इसका रिटर्न वैल्यू पास किया, तो फ्रेंड फंक्शन में क्या कर, तो इस वैल्यू को मैंने रिटर्न की तो यहाँ पे ये वैल्यू सेट हुई है। ठीक है, डिस्प्ले के अंदर जैसे ही मैंने डिस्प्ले वाइट टेस्ट स्क्वायर रेजोल्यूशन डिस्प्ले वैल्यू को जब मैंने प्रिंट करके टेस्ट डॉट टी के अंदर जो जो वैल्यू मैंने फ्रेंड फंक्शन होती है यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया उसके ऑब्जेक्ट को। ठीक है ना, एज ऑब्जेक्ट उसको कॉल करे तो मैं सी आउट में कर दिया वैल्यू ऑफ ए टी डॉट ए, यानी टी के अंदर क्या था, यहाँ पे जो मैंने फ्रेंड फंक्शन के बाद टी डॉट ए के अंदर वैल्यू लेकर आया ना उसको मैंने कहाँ कॉल करे, डिस्प्ले यानी टेस्ट टी थ्री के अंदर जो मैंने ऊपर जो मैंने वहाँ पे आर्गुमेंट पास कर रखा था यहाँ पे मैंने उसके एज ऑब्जेक्ट को कॉल करी और यहाँ पे उसका वैल्यू ऑफ ए के अंदर क्या जो भी वैल्यू टी डॉट वन और टी डॉट वन ए के ऑब्जेक्ट के अंदर टी डॉट प्लस किया और टी डॉट ए का ऑब्जेक्ट दोनों को प्लस करके वैल्यू ऑफ ए में प्रेस करवा दिया, और टी डो वैल्यू ऑफ बी के अंदर टी डॉट बी को मैंने प्रेस करवा के बी के अंदर टी डॉट बी के अंदर प्रेस करवा दिया। उसके बाद मेन फंक्शन आएगा, मेन फंक्शन के अंदर मैंने टेस्ट की जो क्लास थी उसके अंदर तीन ऑब्जेक्टिव एबीसी, एबीसी में क्या किया मैंने, पहले ए डॉट गेट वैल्यू में मैंने क्या 10 और 20 सेट करवा दिया, बी डॉट गेट वैल्यू में मैंने 30 और 40 सेट करवा दिया। अब जैसे ही मैंने इसको जब सी के अंदर जब मैंने कॉल किया सी इज इक्वल टू पैन फंक्शन जो सम का मैंने कॉल करवाया था सम के अंदर ए और बी, तो यहाँ पर क्या होगा, ए के अंदर क्या वैल्यू सर की मैंने सेट करवाया हुआ था 10, और यहाँ पे क्या सेट करवाया था 30, तो यहाँ पर क्या करेगा 10 और 20 कितने हो गए 30, यानी 10 और सॉरी 30 और 10 कितने हो गए 40, तो ये फर्स्ट टाइम जो प्रिंट करेगा वो 10 20 30 40 प्रिंट करेगा, सेकंड टाइम जो होगा इन दोनों का प्लस होगा। फिर मैंने इसको यहाँ पे नॉर्मल डिस्प्ले में यहाँ पे कॉल कर लिया, यानी यहाँ ए डॉट डिस्प्ले में फर्स्ट जो ये प्रिंट करेगा यहाँ पे मैं बता देता हूँ सिंपल। ठीक है, ए डॉट गेट वैल्यू में ये क्या प्रिंट करेगा, यहाँ पे नॉर्मल जो फर्स्ट प्रिंट करेगा ये 10 करेगा 10 और 20 प्रिंट करेगा, यहाँ पे बी में ये प्रिंट करेगा इन दोनों का प्लस, यानी इन दोनों का प्लस क्या 30 और 10 क्या होगा 30 और 10 हो गया जनाब 40, और यहाँ पे 60 और 20 कितने होगा 60, और फिर लास्ट में इन दोनों का सम कर देगा, यानी कि जो भी सम होगा वो फर्स्ट ऑफर वो प्रिंट कर देगा। ठीक है, चल के इसका प्रोग्राम देखते हैं। ठीक है, वहां पे ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा हमें। ठीक है, हमने यहाँ से कॉपी किया इसको, ठीक है कॉपी किया मैंने, कॉपी करने के बाद नॉर्मल मैंने इसको इसके अंदर आके पेस्ट करवा दिया। ठीक है, सेव किया मैंने दोबारा देखा इसका रिजल्ट तो नहीं आया यहाँ पे। नॉर्मल इसको कंपाइल करते हैं, ठीक है, और इसको रन करवा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें आपके सामने आ गई। फर्स्ट में क्या हो गया वैल्यू ऑफ ए 10, वैल्यू ऑफ बी 20, जो हमने प्रिंट करा था 30 में क्या हो गया, क्या हो गया इसने, ठीक है 30 नॉर्मल 30 क्या आया 20 और 30 20 और 10 30 30 प्रिंट किया, और 30 और 40 यानी कि नॉर्मल यहाँ पे 40 यानी सेकंड पे भी 40 प्रिंट कर दिया, यानी इस तरह से इसने वैल्यू ली हुई है ना, और वैल्यू ऑफ बी पे ना इसने 80 सेट करवाया हुआ, खैर है कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये था जनाब आज का प्रोग्राम। इसके दूसरी एग्जांपल में और ज्यादा इसको अच्छी तरह से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इसकी वैल्यू सेकंड एक और एग्जांपल मैंने सेट करवाई उसमें चल के देखते हैं। ठीक है, इससे रिटर्न ऑब्जेक्ट इन सी प्लस प्लस के अंदर मैंने क्या किया, इसके अंदर नॉर्मल मैंने पब्लिक में स्टूडेंट आईडी, ठीक है स्टूडेंट एज और स्ट्रिंग में स्टूडेंट नेम दिया हुआ है। ठीक है, इन दिस फंक्शन वी आर रिटर्निंग द स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके अंदर मैंने एक नॉर्मल फंक्शन बनाया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट इनपुट का। स्टूडेंट इनपुट के अंदर मैंने क्या करें टीचर एन, ठीक है
क्योंकि दो नॉर्मल मैंने वेरिएबल इंटीजर में लिया ना, तो दोनों मैंने वेरिएबल में आईडी और उसकी एज ली हुई है और स्ट्रिंग किया था, तो मैंने यहाँ पे इसके आर्गुमेंट्स में ये तीनों डिफाइन कर दिया और यहाँ पर मैंने स्टूडेंट आईडी में और स्टूडेंट के नाम से जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ था उसके अंदर स्टूडेंट के नाम से नॉर्मल एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने उसको रिटर्न वैल्यू जो मैंने की हुई थी ऑब्जेक्ट के अंदर स्टूडेंट आईडी के अंदर मैंने एन सेट करवा दिया, ठीक है। ऑब्जेक्ट में स्टूडेंट के अंदर मैंने ए सेट करवा दिया, यानी ए की जो वैल्यू थी मैंने ऑब्जेक्ट जो थी मैंने वो सेट करवा दिया और ओबीजे ने स्टूडेंट नेम को एस को सेट कर दिया और रिटर्न ऑब्जेक्ट को कर दिया, ठीक है। ठीक है, इन दिस फंक्शन वी आर पासिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट एज आर्गुमेंट। जब मैंने वाइट डिस्प्ले में स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को पास किया तो यहाँ पे मैंने नॉर्मल सी आउट के अंदर नेम और यहाँ पे ऑब्जेक्ट नेम को मैंने प्रिंट करवा दिया, ठीक है। नॉर्मल आईडी के अंदर मैंने स्टूडेंट आईडी को कॉल कर लिया और एज के अंदर मैंने एज को, और मेन के अंदर मैंने स्टूडेंट के एस के नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। एस इज इक्वल टू एस के नाम से मैंने नॉर्मल जो मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया था किधर, एक मिनट, ये देखिए एस स्ट्रिंग का एस, तो मैंने नॉर्मल क्या कर दिया स्टूडेंट एस के नाम से मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया एस इज इक्वल टू एस डॉट इनपुट। इनपुट का मैंने कहा से क्लास बनाया हुआ था, ये मैंने ऊपर बनाया हुआ था क्लास के अंदर मैंने 135 और इनको इनपुट दे दिया, और एस के अंदर जो मैंने डिस्प लिखा होता है एस डॉट डिस्प नॉर्मल जो मैंने फ्रेंड फंक्शन में यूज किया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे वाइट डिस्प जो मैंने फ्रेंड फंक्शन में यूज किया हुआ था वो मैंने इसको नॉर्मल यहाँ पे कॉल करके एस को मैंने ऑब्जेक्ट को मैंने कॉल किया गेट सी। तो इसका मेन क्या होगा, नेम क्या है आसिम 101 आईडी 35, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि रिटर्न ऑब्जेक्ट फंक्शन को इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में और ज्यादा डिटेल में आपको समझा सकूं। तो उम्मीद करता हूँ जनाब आज की क्लास आपको समझ में आई होगी कि इस क्लास से रिलेटेड अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा।